हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, समझा रहे थे और समझ रहे थे। उस महफिल को और आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे बारीकी से उन पॉइंटों को। हम जल्दी अब धीरे धीरे हम काफ़ी सूत्र बनाए, काफ़ी फॉर्मूलेस बनाए, लेकिन अब हम धीरे धीरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। एक छोटा सा होता है बहुभुज। आखिर बहुभुज क्या होता है? बहुभुज के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं। बहुभुज जिसके दो या दो से अधिक भुजा हो वो बहुभुज कहलाता है। बहुभुज की बात होती है कि ठीक है, तो वो देखिए किसी भी एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल बहुभुज के अंतः कोण और बाएं कोण का योग 180 डिग्री होता है। इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल, इन दोनों कोणों का योग दोस्तों 180 होगा। अंतः कोण और प्लस बाहें कोण, अंतः कोण बराबर और बाएं कोण का योग 180 डिग्री होगा बहुभुज में। इस बात को याद रखिए। तो बोलेगा कुछ कि बाएं कोण बराबर, या बाएं कोण और अंतः कोण के उसका अनुपात देगा। क्या आप मेरी बात को, इस बात को समझ पा रहे हैं धीरे धीरे? हाँ जी। तो अंतः कोण और बाएं कोण, किसी बहुभुज के अंतः कोण और बाएं कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लो कि अगर ये 100 है तो ये कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो बहुभुज के अंतः कोणों और बाएं कोणों का योग कितना होगा? तो कुछ बोलेगा कि किसी बहुभुज के, कोई भी बहुभुज है, बाएं कोण अंतः, इसके प्रत्येक अंतः कोण का योग, अंतः कोण, किसी बहुभुज के अंतः कोण बाहें कोण का 3/5 भाग है। बाएं कोण का 3/5 भाग है। तो इसका अंतः कोण बताइए या बाहें कोण बताइए। तो इसके अंतः कोण और बाएं कोण का अनुपात इसने दिया है, अंतः कोण अनुपात बाहें कोण। तो इसका आपके सामने इसने अनुपात रखा है 3:5। तो बोले तो 3/5 8, 8 इक्वल टू 180 डिग्री है। 8 इक्वल टू 180 डिग्री है। तो आप बताने का कष्ट करिए कि 3, तो 180/8 गुणा में 3। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे बिल्कुल न डरे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे बहुभुज, किसी भी बहुभुज के अंतः और बाएं कोणों का योग, सिंपल सी बात है, 180 डिग्री होता है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी। हम और आगे इसके बारे में एक दो और क्वेश्चन बनाते हैं। वो देखिए, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण उसके प्रत्येक बाएं कोण के, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बाहें कोण के दो गुने से एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बाहें कोण के 2 गुने से 60 अधिक है। 60 अधिक है। तो बताओ अंतः कोण और बाएं कोण क्या होगा? तो एक समभुज के प्रत्येक अंतः कोण बाएं कोण के 2 गुने से, मान लो इसका अंतः कोण x है, इसका अंतः कोण x है, तो प्रत्येक अंतः कोण बाएं कोण के 2 गुने से, 2 गुने से को मतलब बाएं कोण क्या है? 2 गुने, तो x है। तो प्रत्येक अंतः कोण बाएं कोण के 2 गुने से 60 अधिक है। ये अंतः कोण हुआ। तो अंतः कोण क्या माना मैंने? x माना। तो एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बाएं कोण के 2 गुने से 60 अधिक है। तो बोले तो एक हम बात कर चुके हैं कि अंतः कोण और बाएं कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दोस्तों अंतः कोण और बाएं कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये क्या हुआ? अंतः कोण प्लस ये क्या हुआ? बाएं कोण। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री निकल के सामने आया। तो 3x प्लस 60 इक्वल टू 180। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? 60 इधर घटाओगे तो कितना आएगा? 3x इक्वल टू 120। तो x का मान की बात करें तो कितना होगा? 40। तो x का मान 40। तो इसका मतलब अंतः कोण कितने डिग्री का आया? 140 का। अंतः कोण कितने डिग्री का है? 40 का। और बाएं कोण की बात करें तो कितना होगा? 140। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी। तो एक समबहुभुज के अंतः कोण बाएं कोण के 2 गुने से 60 अधिक है। तो बोलेगा कि अंतः कोण कितने डिग्री का होगा, बाएं कोण कितने डिग्री का होगा। क्यों दोस्तों? क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। और आगे बढ़ते हैं और देखिए, एक समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, एक समबहुभुज के सभी बाह्य कोण
सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग एक समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? एक समबहुभुज के जितने भी बाह्य कोण होंगे उस सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। एक समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। और प्रत्येक बाह्य कोण की पूछे तो इसमें मान लो कि भुजाओं की संख्या n है। प्रत्येक बाह्य कोण, एक समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण बताने का कष्ट करें तो वो कैसे बनाएंगे हम? तो इसमें 300 सभी कोणों का योग 360 है और n, इसमें n क्या है? भुजाओं की संख्या, नंबर्स ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। n हमारी यहाँ भुजाओं की संख्या होगी। क्या आप यहाँ इस बात को समझे? हम फॉर्मूले बेस्ड बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए बहुभुज में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर प्रत्येक बहुभुज का प्रत्येक कोण गुजरे 360/n, तो n क्या है? हमारे यहाँ भुजाओं की संख्या है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जी, हम इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, इनको बातों को और देखिए। अब ये बाह्य कोण की बात करें, यदि एक समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, एक समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, एक समबहुभुज के सभी अंतः कोणों की योग की बात करें तो क्या होगा? n-2 × 180। एक समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, एक समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? n-180 क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो एक समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है का योग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग पूछ लेगा कोई ना कोई, इसमें भुजाओं की संख्या दे देगा। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ। देखिए, तो एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग क्या होगा? अगर पूछे एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग, एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग बताइए, एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग बताए। तो सभी कोणों का योग अगर n-2 × 180 है, 180 है, तो n हमारी क्या है? भुजाओं की संख्या। तो अगर n से इसमें डिवाइड कर देंगे तो सभी, क्योंकि यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी है? n, तो प्रत्येक कोण आ जाएगा तो n-2 × 180 × n। तो n हमारी भुजाओं की संख्या, n क्या होगी दोस्तों? भुजाओं की संख्या, नंबर्स ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या n होगी। तो एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की योग की बात करें तो n-2 × 180/n। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो इसमें कुछ भी दे दे। अब इसमें पूछ ले कि भुजाओं की संख्या बताए, तो भुजाओं की संख्या बताए तो आपको देगा अंतः कोण। तो प्रत्येक अंतः कोण देगा कि अंतः कोण इसका होगा कि मान लो n-2 × 180 बटा प्रत्येक अंतः कोण, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक कोण देगा। तो प्रत्येक कोण देगा तो इसमें क्या होगी? n भुजाओं की संख्या ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? तो हम ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो प्रत्येक कोण कह दिया इसने 30 डिग्री का है, इसने बोल दिया कि प्रत्येक कोण 30 डिग्री, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकाली। तो आप क्या करोगे? n-2/180 भुजाओं की संख्या निकालनी है। प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, इक्वल टू n, भुजाओं की संख्या n। तो ये क्या हुआ? n-2 × 180 इक्वल टू 30n हो गया। तो इसमें से ये कटा कितना हुआ? 6। तो n-2 6 बराबर n, तो n इधर ले जाओ ना, 6 n 6 2 12 n, तो n इधर जाएगा तो कितना होगा? 12 इधर आ गए तो 12 की, 1 मिनट देखो थोड़ा सा मैं, तो n-2 क्या हुआ? n-2 × 6 बराबर n। तो n 6n-12
इक्वल टू एन, एन इधर चला गया तो 6n माइनस एन और इधर हो गया 12, तो ये कितना हुआ 5n इक्वल टू 12। तो n का मान कितना हुआ 2.4, 2.4 नहीं आता है, यहाँ से कोई कोण मान लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे बनाएंगे। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? तो बहुभुज में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं एक बार इसका रिवाइज करता हूँ कि बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें कुछ रेशियो दे देगा कि बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण अंतः कोण को 2 गुना से 120 अधिक 130 अधिक है, या जैसे भी क्वेश्चन देगा हम निकाल लेंगे। उसके बाद में बोलेगा कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और प्रत्येक कोण पूछ ले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, तो 360 बटा भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या क्या होगी, n होगी दोस्तों। उसके बाद में बोलेगा प्रत्येक अंतः कोण, तो n माइनस 2 इंटू 180, तो सभी अंतः कोणों का योग n माइनस 2 इंटू 180 होगा। और फिर बोलेगा कि इसमें प्रत्येक कोण, तो प्रत्येक कोण n भुजाओं की संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा प्रत्येक अंतः कोण। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? हाँ, अब हम धीरे धीरे चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। हम काफ़ी बातें की, समबाहुभुज, समद्विबाहु, समकोण, सब त्रिभुजों के बारे में काफ़ी बात की, मतलब कि टुडे के बारे में हम काफ़ी फॉर्मूलेज बनाए हैं। हम धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे और धीरे धीरे इन बातों को समझे। तो एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है 48 और 20 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 20 और 48 सेंटीमीटर है। 20 और 48 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बता दो, परिमाप बता दो और परपेंडिकुलर लंबवत ऊंचाई बता दो। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 20 और 48 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बता दो, परिमाप बता दो और ऊंचाई बता दो। हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे वो देखिए, कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो समचतुर्भुज के बारे में हम काफ़ी बातें की कि समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर होती है, एक दूसरे विकिरण जिस पॉइंट पे काटते हैं वहाँ अभिन्न समय 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? और समद्विभाजक भी करते हैं। विकर्ण अपने आप को समद्विभाजक करता है, 2 भागों में बांटता है। अगर ये 20 है तो 10 इधर होगा और 10 इधर होगा, ठीक है। अगर ये 48 है तो 24 इधर होगा और 24 इधर होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका स्क्वायर का सम, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये कितना है 24, तो मान लो कि ये 12 है और ये कितना है 5, तब ये कितना होता 13 होता, जबकि 5 दूनी 10 और 12 दूनी 13 दूनी 26 हो गया। तो ये कितना हुआ 26 हुआ। तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, ऑल साइड आर इक्वल। तो सभी कितनी हुई 52 हुई। तो परिमाप की बात करें अगर बात करें तो दोस्तों कितना होगा 26 गुणा में 4 होगा, 26 दूनी 52, 204 सेंटीमीटर होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जब इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के बारे में हम फॉर्मूले के बारे में बात करें, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2, तो 20 इंटू 48 हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो कितना हुआ 24 दूनी 48, 480। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम बात कर रहे थे कि इसकी परपेंडिकुलर यहाँ जो लंबवत ऊंचाई होती है, उस लंबवत ऊंचाई को हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करें। तो लंबवत ऊंचाई की दोस्तों बात ये लंबवत ऊंचाई ही होगी। अगर लंबवत ऊंचाई नहीं होगी तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो लंबवत ऊंचाई है, तो फिर हमने बात की थी कि इसकी भुजा, ये भुजा जो मान लो ए साइड है गुणा हाइट ऊंचाई, परपेंडिकुलर ऊंचाई भी क्षेत्रफल के बराबर होता है। और तो क्षेत्रफल हमारे सामने दे रखा है 480 दे रखा है। तो यहाँ हमारे सामने ए निकल कर आया, तो ए की लंबाई कितना है 26 गुणा में एच, 26 गुणा में एच बराबर 480। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो ये कितना हुआ 13 हुआ और ये कितना हुआ 240। तो 240 बटा में 13, ये क्या हुआ इसकी परपेंडिकुलर ऊंचाई। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? चलो और नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाएंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देगा 80 सेंटीमीटर है। एक
समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें एक विकिरण की लंबाई दूसरे विकिरण की लंबाई का 2 गुना है। एक विकिरण की लंबाई दूसरे विकिरण की लंबाई का 2 गुना है। लंबाई का 2 गुना है, 2 गुना है। तो इसमें कुछ भी पूछ लेगा, क्षेत्रफल पूछ ले या इसमें कुछ भी पूछे, इसकी ऊंचाई पूछ लेगा, क्षेत्रफल पूछ ले, तो हम बात करेंगे मतलब। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई बताइए। चलो बताएंगे, देखो इधर। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ऐसे ही बनेगा। चलो बना दिया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। विकिरणों का गुणनफल की बात करें तो ये क्या हुआ, 2x हुआ, इक्वल टू 100 ओनली 80 सेंटीमीटर है। तो मैंने कह दिया कि एक विकिरण की लंबाई, अगर टोटल एक विकिरण की लंबाई x है तो ये क्या होगा, x/2 होगा। और ये क्या होगा, ये 2x है, टोटल 2x है, तो ये क्या होगा, x होगा। तो ये क्या हुआ, x हुआ। क्या आप समझ पाए इस बात को? हाँ। तो इसके क्षेत्रफल की बात है, दिख रहा कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो वो देखिए कैसे, तो x² इक्वल टू 80, x² इक्वल टू 80। तो इधर ले जाओ ना, 80 का रूट, ठीक है। तो x का मान देखा तो 16, 5, तो 4√5। तो ये क्या हुआ, x का मान निकाल कर लेकर आ गई। क्योंकि बोला है कि 1/2 गुना, हमने मान लिया कि यह बोला है कि एक विकिरण की लंबाई दूसरे विकिरण की लंबाई का 2 गुना है। तो एक विकिरण का x मान ली, दूसरी 2x मान ली। तो विकिरणों का 1/2 गुना d1 × d2 बराबर 80। तो यहाँ x का मान निकल कर आया। तो x का मान कितना आया, 4√5 आया, 4√5 आया। तो ये x का मान 4√5 आया, x का मान 4√5 आया। तो एक विकिरण की लंबाई तो कितनी हुई, 4√5 हुई, ये x की लंबाई हो गई। और दूसरे विकिरण को क्या माना था अपने, 2x माना। तो 2x की विकिरण की बात करें तो 4√5 आया। तो दूसरे विकिरण की लंबाई कितनी हुई, 4√5 हुई। तो देखो जी, यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो टोटल लंबाई कितनी है, 4√5। मान लो ये टोटल लंबाई 4√5 है, ये टोटल लंबाई 4√5 है। तो ये कितनी हुई, क्योंकि विकिरण को बराबर 2 भागों में काटता है। तो एक विकिरण 4√5 है, तो ये कितना हुआ, 2√5। और ये दूसरे विकिरण की बात की जाए तो ये कितना होगा, क्योंकि 2 गुना इससे, तो ये 8√5 होगा। टोटल 8√5 होगा। तो ये कितना होगा, 4√5 होगा। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका और इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर सम के बराबर होगा जरूर। तो देखो ना, 16, इसका स्क्वायर का सम, ये इसकी क्या है, भुजा है। तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का सम इसके बराबर होगा। हाँ जी होगा। तो देखिए कैसे, तो 4√5 का होल स्क्वायर प्लस 2√5 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया। फिर देखो 4 5 16, 4 चौक 16, 5 80, 80 प्लस 2 दूनी 4, 5 चौक 20 इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ 100, एक की वैल्यू देखे तो कितनी आई, 10। तो एक का मान हमारे सामने निकल कर कितना आया, 10। तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 दे रखा है और उसके बाद में एक विकिरण की लंबाई दूसरे विकिरण की क्या है, 2 गुना है। तो हम परिमाप की अगर बात करता, अगर ये परिमाप पूछता तो हम परिमाप कैसे निकाल देते, 4 गुणा भुजा होती है। तो इसकी भुजा कितनी आई, 10, 10 गुणा 4, तो कितना हो जाता, 40। अब इसकी परपेंडिकुलर लंबवत ऊंचाई पूछ रहा है। इसकी ये परपेंडिकुलर लंबवत जो ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई निकलने की बात आई तो हम क्षेत्रफल का एक सूत्र और पढ़ा था समचतुर्भुज में। अगर इसके बीच की लंबवत ऊंचाई दे रखी है तो
आधार का मतलब जिसकी भुजा की लंबाई है वो, और गुणा वो परपेंडिकुलर ऊंचाई, ये भी इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और इसके बराबर इसने क्षेत्रफल दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके बराबर इसने क्षेत्रफल दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार कितना है इसका 10 है, तो गुणा h, तो ये कितना होगा 80। तो h की बात करें तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? तो एक सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर, एक विकर्ण दूसरे तो 2x मान लिया, 1 मान लिया, और उसको अक्ष और 2x के अकॉर्डिंग हम क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल इसमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हमने विकर्णों की लंबाई निकाल ली। विकर्णों की लंबाई हमारे सामने निकल कर आई 4√5 और एक ही आई 8√5। इससे हम इस भुजा की लंबाई, इससे हम परिमाप निकाल लिया और इसी से हम लंबवत ऊंचाई निकाल पाए। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए दोस्तों? क्या आप यहाँ तक इन बातों को समझे? हाँ, तो हम और आगे चलते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या इसको मैं हटा दूं? क्या आप यहां तक समझ पाए? जी, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक विकिरण की लंबाई दूसरे विकिरण की लंबाई का, एक विकिरण की लंबाई दूसरे विकिरण की लंबाई का, दूसरे विकिरण की लंबाई का 4/5 भाग है। 5 भाग है, तो लंबवत ऊंचाई बताओ, या परिमाप भी पूछ ले तो परिमाप भी बता दो। तो समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक बात हम समझ पाए हैं कि समचतुर्भुज कैसे बनाते हैं। समचतुर्भुज हमारा ये समचतुर्भुज बना, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और ये इसके दोनों विकिरण हैं। अब इसने बोला है कि एक विकिरण की लंबाई दूसरी की 4/5 भाग है। तो एक विकिरण की लंबाई मान लो मैंने 4x मान ली, तो दूसरे विकिरण की लंबाई क्या होगी 5x होगी। एक विकिरण की लंबाई अगर 4x मान ली तो दूसरे विकिरण की लंबाई कितनी हो गई 5x हो गई। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? जी, तो देखो जी, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, एक दूसरे बिंदु पर लंबवत पर काटते हैं विकिरण समचतुर्भुज में, याद रहे। तो देखो जी, क्षेत्रफल दे रखा तो हमें निकाल चुके हैं, समझ चुके हैं 1/2 विकिरणों का गुणनफल है d1 × d2। विकिरणों का गुणनफल तो हमने क्या निकाला 4x इंटू, और यहाँ दे रखा है 5x = 96, ठीक है। तो 24 96, इधर ले जाओ इसको, कितना हुआ 48 हुआ। इधर ले गए तो इसको 48, तो इधर क्या हुआ x², इधर क्या हुआ x²। इससे नहीं कटेगा दोस्तों, इसको मानना कि 4/3 है, इसको मानोगे ना 4/3, तो यह आएगा 3x, थोड़ा सा ध्यान रहे। तो ये क्या हुआ यहाँ 4x गुणा में 3x और इक्वल टू 96। तो 24 4 96, 8 और 8 दूनी 16। तो x² का मान, क्योंकि वो कट नहीं पाएगा और यहाँ से भुजा पॉइंट में होगी, भुजा नहीं आ पाएगी, सही, ठीक है। क्या आप समझ पाए इस बात को? जी, तो x का मान कितना हुआ, x का मान कितना हुआ 4। तो एक बात सामने आ चुकी है कि अगर x का मान कितना हुआ 4, x का मान कितना आया 4, तो ये क्या हुआ 4 चौक 16। तो इस विकिरण की लंबाई कितनी हो गई 16, और इस विकिरण की लंबाई कितनी हुई 12। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? इसको 4/3 मानने का मतलब क्या हुआ, इसको 4/3 मानने का मतलब ये हुआ इसकी यहाँ कट जाए, यहाँ कटना चाहिए, x का मान एक सेपरेट वैल्यू आना चाहिए, मतलब वर्गमूल में हो लेकिन सेपरेट वैल्यू आना चाहिए। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जी, तो एक विकिरण की लंबाई दूसरे विकिरण की लंबाई मान लो 4/3 भाग है, तो एक विकिरण की इसके परिमाप और लंबवत ऊंचाई की बात करेगा, तो हम क्या निकाल लिया 1/2 गुणा 4x गुणा में 3x बराबर 96। तो x² बराबर 16, तो x का मान कितना हुआ 4, x का मान 4 हुआ, तो
तो हम क्या निकाल पाए यहाँ से अक्स, तो यहाँ 4x माना था, यहाँ 3x माना तो एक विकिरण की लंबाई 16 और एक विकिरण की लंबाई कितनी हो पाई 12। तो फिर बात करें अगर ये 16 है तो ये इतना सा क्या होगा, अगर पूरी विकिरण की लंबाई 16 है तो इस आधे विकिरण की लंबाई क्या होगी 8 होगी, टोटल 12 है तो ये क्या होगी 6, ये 6 और ये यहाँ समकोण पे काटता है तो ये कितनी हो गई 10 हो गई, ये समकोण पे काट तो ये कितना होगा 10 होगा। तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर लंबवत ऊंचाई की बात करें तो लंबवत ऊंचाई होती है h गुणा में आधार, आधार क्या है 10 और इक्वल टू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो h का मान कितना आएगा 9.6 सेंटीमीटर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। और जब इसमें परिमाप की बात करें तो 4 गुना भुजा, तो भुजा कितनी आई 10, तो 4 गुना भुजा कितना हो गया 40। क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी। तो समचतुर्भुज की कुछ भी दे बिल्कुल न घबराना, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। क्या आप यहाँ तक समझ पाए। क्या इन सिलसिले को और आगे बढ़ाए। एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है यदि इसके एक विकिरण की लंबाई, यदि इसके एक विकिरण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी यदि एक विकिरण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकिरण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो बताओ दूसरे विकिरण की लंबाई क्या होगी। दूसरे विकिरण की लंबाई क्या होगी। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसके एक विकिरण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकिरण की लंबाई क्या होगी। आओ देखिए समझे। तो समचतुर्भुज, ठीक है, तो देखो जी इसने दे रखा है परिमाप, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो रही है 4 गुणा भुजा साइड बराबर दे रखा है 40, तो इसकी एक भुजा का मान बता सकते हैं जी, क्यों नहीं 10। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होगी। तो इसके एक विकिरण की लंबाई 12 सेंटीमीटर इसने दी है, एक विकिरण की लंबाई इसने 12 सेंटीमीटर दी है और दूसरे विकिरण की लंबाई इसने पूछी है। तो समचतुर्भुज में विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, भली भांति परिचित है इस बात से, ठीक है जी। और जो विकिरण है वो एक दूसरे को जिस बिंदु से काटते हैं वो एकदम समद्विबाहु भाज्य होते हैं। अगर ये 12 है तो ये कितना होगा 6 होगा, ये 12 है दोस्तों ये 6 होगा। अगर इसका पता चल जाए और इसको डबल कर दे तो इस विकिरण की लंबाई आ जाएगी। तो 12 टोटल 12 है, इस विकिरण की लंबाई 12 है तो ये इधर 6 हो गई, इधर भी 6 हो गई, ठीक है। तो हम निकाल कर देखते हैं ये अक्ष। तो देखो जी ये 90 डिग्री, तो यहाँ क्या हो गई सामने, ये क्या हुआ कर्ण हो गया। तो 6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 100 हुआ जी। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हुआ 64 बोल रहे, तो अक्स का मान कितना हुआ 8। तो अक्स का मान हमारे सामने जो निकल कर आया वो कितना आया, हमारे सामने अक्स का मान 8 पाया। तो विकिरण की लंबाई, विकिरण के जिस बिंदु पे काटते हो 2 बराबर, तो इधर भी कितनी हो गई 8। तो बोल रहे तो 8 गुणा में 8 प्लस 8 बोल दो, 8 गुणा में कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। तो दूसरे विकिरण की लंबाई कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर हो गई। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए। क्या आप यहाँ तक समझ पाए इन बातों को, इन सिलसिले को और आगे बढ़ाए। एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है।
एक समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है। इसके एक विकिरण की लंबाई, इसके एक विकिरण की लंबाई, एक विकिरण की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। इसके एक विकिरण की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की ऊंचाई बताओ जी। इस बार ऊंचाई बताओ। तो समचतुर्भुज की ऊंचाई बताए, तो समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? एक समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है और इसके एक विकिरण की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की ऊंचाई बताइए। तो देखो जी, ये क्या हुआ? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की अगर इसके परिमाप की बात कर रहा है तो 4 गुणा क्या है, साइड है, भुजा है, या ए माना, जो भी मानो आपकी मर्जी, इक्वल टू 204 है। तो एक का मान कितना होगा? एक का मान कितना होगा? 51 हो जाएगा। 51 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? 51। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 51 हो गई। इसने बोला है दोस्तों कि अगर इसके एक विकिरण की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, इसके एक विकिरण की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। अब हमें अगर इसके हम बात करें, इसके बारे को देखें, इसको समझें, तो हमें लंबवत ऊंचाई के लिए इसकी क्षेत्रफल की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे पास साइड दे रखी है। तो हमें क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबवत ऊंचाई गुणा आधार। तो इसके बराबर इसके क्षेत्रफल की, तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले दूसरे विकिरण की लंबाई निकालनी होगी। तो हम दूसरे विकिरण की लंबाई कैसे निकालेंगे? अगर ये 90 है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। समचतुर्भुज में विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, लंबवत काटते हैं। ठीक है, ये कितना हुआ? 45 हुआ। ये 45 हुआ। एक बात बोलिए, 17 इसको 17 मान लो, 17 51 और 15 45, 17 51, 15 45। तो तीसरे विकर्ण, इसके बारे में देखो ना, अगर ये 17, ये कितना 15, तो ये कितना होता है पता हो तो? 8 होता है। ये 17, ये 15, तो ये कितना होगा? 8 होगा। तो ये कितना गुना है? 3 गुना। ये कितना गुना? 3 गुना। तो ये कितना होगा? 24 होगा। तो बात करें तो अगर यहाँ 90 डिग्री कर, तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना होगा, 15 17 15 8 5 12 18, जिस तरह से देखते हैं ना, 5 12 13, इसी प्रकार से देखोगे तो कितना होगा? ये 51 होगा, तो ये 15 होगा, ये 24 होगा। तो दूसरे विकिरण की ये इतना सा कितना है? 24 है। तो टोटल कितना हो गया? 48 हो गया। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाई जी? तो क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। तो एक विकिरण कितना है? 90। तो दूसरा विकिरण कितना होगा? टोटल 48। क्या आप समझ पाए? तो ये कितना हुआ? 24 हुआ। तो 90 गुणा 24 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये कितना है? 51 गुणा ये कितना है? ऊंचाई है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो 17 51, 8 24, तो 90 गुणा में 8 बटा में कितना हुआ? 17, 9 8 72, 720 बटा में 17। बोल ले तो आगे कर लो ना, ठीक है, 720 बटा में 17। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाई? अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी? अब बोलेगा अगर एक समचतुर्भुज की विकिरणों की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई x और y है, एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई x और y सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई x और y सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की ऊंचाई बताओ। समचतुर्भुज की
एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई x और y सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की ऊंचाई बताइए, बनाइए कि जरा। समचतुर्भुज की ऊंचाई बताइए, बनाई। देखो इधर हम बनाते हैं। तो समचतुर्भुज, क्या बंधुजन मेरी बात को आप समझ पाए? समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई अगर x और y है, x है, टोटल x है, टोटल y है, x और y है। समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई x और y है, और समचतुर्भुज के बारे में हमें पता है कि एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? और जहाँ जिस बिंदु पे काटते हैं, एक दूसरे जहाँ काटते हैं वे बराबर दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि x/2 और y/2, इसकी लंबाई x/2, इसकी लंबाई y/2। तो क्या इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्यों नहीं, निकाल देते हैं। देखो, तो मान लो ये क्या है, a है, तो a² भुजा, तो ये क्या हुआ, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो x² का मतलब मैं लिख सकता हूँ x²/4, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, y² बट्टा में 4। क्या आप समझ पाए इस बात को? ऐसे ही तो है x/2, इसको स्क्वायर करके मैंने खोल दिया, x²/4 कर दिया जी। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो x² प्लस y² बटा क्या हुआ, 4 हुआ, a² भुजा स्क्वायर आया। ठीक है, इसको और खोल ले तो वो देखिए a बराबर, इधर रूट आएगा तो क्या होगा, x² प्लस y², 4 रूट से बाहर निकल जाएंगे तो 1/2। तो भुजा की अगर बात करें तो भुजा क्या आई, तो समचतुर्भुज की एक भुजा क्या आई, 1/2 इन x² प्लस y² आई। तो हमें क्या निकालना है, इसकी लंबवत ऊंचाई निकालना है। हमें इसकी लंबवत ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ मेरे एक बात बताइए आप, अगर हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते तो कैसे निकालते? 1/2 विकिरणों का गुणनफल है। तो एक विकिरण x है, एक विकिरण y है। ये क्या हुआ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 x गुणा y, तो ये क्या हुआ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या आप मेरी बात को आप समझ पाए जी? तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ जी। और समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल सूत्र की और बात की हम, आधार गुणा में ऊंचाई। जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, लंबवत, परपेंडिकुलर हाइट होगी, लंबवत ऊंचाई होगी। तो यहाँ अगर हम बात करें इस बात को, क्या मैं इसको रब कर सकता हूँ जी? तो देखो इधर देखिए, समझिए कि क्षेत्रफल क्या है इसका। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल लिया xy/2, xy/2, और ये किसके बराबर है, ये परपेंडिकुलर ऊंचाई हमें निकालनी है। और इधर दे रखा है h इंटू, ये इसकी आधार है। तो आधार क्या है, 1/2 गुणा x² प्लस y² हुआ। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गई। तो हमें h की बात करनी है। अगर h हमें निकालना हो तो xy बट्टा में क्या होगा, x² प्लस y²। तो एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई अगर x y है, तो समचतुर्भुज की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, एक बार मैं आपको सामने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वो देखिए। तो इसकी x और y है, तो एक जिस बिंदु पे ये काटते हैं तो दो समद्वि भाजक होंगे और 90 डिग्री यहाँ लंबवत होंगे। तो हमने क्या कर दिया, xy और x/2 और y/2, और इसके अकॉर्डिंग ये समकोण पे काटते तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसकी क्या निकाल ली, साइड निकाल ली। तो जैसे मैंने साइड निकाल ली, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकिरणों का गुणनफल। विकिरण दे रखे हैं x और y, तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो ये ऊंचाई और ये इसका आधार, तो आधार गुणा ऊंचाई। तो ये क्या निकाल लिया, आधार निकाल लिया। ये यहाँ से सरल करोगे तो क्या होगा, xy/√x² प्लस y²। क्या आप मेरी बात को दोस्तों यहाँ तक समझ पाए? प्लीज टेक योर टाइम। क्या आप यहां तक समझ पाए? क्या आप यहां तक समझ पाए? रब कर दिया जाए। देखो जी,
थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप बोलिएगा कुछ, कि समचतुर्भुज का परिमाप समचतुर्भुज का परिमाप बोलेगा कि मान लो 40 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और इसमें बोलेगा, और क्षेत्रफल बता देगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलेगा कुछ, क्षेत्रफल। समचतुर्भुज की बात हो रही है, याद रहे दोस्तों। तो समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और इसका कुछ क्षेत्रफल बोलेगा 96 सेंटीमीटर है। मान लो 96 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके विकिरण बताओ। इसके विकिरणों की लंबाई के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। एक समचतुर्भुज के परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 96 है। तो दोस्तों अगर एक बात करें, इसको समझे, क्योंकि इसको क्वेश्चन को डिटेल से बनाएंगे, लेकिन इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो समझे एक बार। इसको शॉर्टकट कैसे बनाए, इसको डिटेल से भी बनाएंगे, डिटेल से समझेंगे, लेकिन एक बस डिटेल फर्स्ट एंड लास्ट बार डिटेल सीखनी है इसकी। तो समचतुर्भुज बना लिया, ये हमारा समचतुर्भुज बनकर क्या हुआ, त्रिवार हुआ। तो समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी दोस्तों, ऑल साइड आर इक्वल के अकॉर्डिंग इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। भाई इसके दोनों विकिरणों की लंबाई हमें पूछी है और एक दूसरे को यहाँ समकोण पर काटते हैं। तो हमने देखा है और हमने परखा है, हमें काफ़ी क्वेश्चन बनाए हैं कि अगर विकिरण की लंबाई 10 है, यहाँ 90 डिग्री है, तो क्या तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये अगर ये 6 होगा तो ये 8 होगा, अगर ये 8 है तो ये 6 होगा, क्योंकि इसका दोनों की स्क्वायर करोगे और इसका योग करोगे तो किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसमें कर्ण का हमें मान दे रखा है 10, तो हमें 100 कर दिया। तो हम क्या करें, यहाँ क्या रखे कि इसका 100 बन जाए। तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, या तो 6 करेंगे तो 6 का तो होगा 36 और प्लस यहाँ 8 का करेंगे तो क्या होगा 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो योग करोगे तो 100 हो गया। तो मानेंगे कि इसकी भुजा 6 और 8 हो सकती है। तो इसकी भुजा 6 और 8 हो सकती है, चाहे वो 8 और 6 हो या 6 और 8 हो, नो प्रॉब्लम, इसकी कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं बनती। तो यहाँ एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और समद्विभाजक होते हैं। तो मैंने समझा ये 8 होगा और ये मान लो 6 होगा, ये 6 होगा और ये 8 होगा, इसकी लंबी भुजा हो तो ये 8 होगा, ठीक है। तो ये इसको समद्विभाजक, ये भी कितना होगा 8 होगा, ये भी कितना होगा 6 होगा। अब देखो जी, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके डायगोनल एक विकिरण एक की लंबाई तो कितनी हुई 12 सेंटीमीटर पाई, और विकिरण दूसरे की लंबाई देखा तो कितनी पाई 16 सेंटीमीटर पाई। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? हमें बनाना है डायरेक्ट, इसमें ऑप्शन देगा 12 और 16, 16 और 18, और तीसरा ऑप्शन दे देगा 16 और 14, और चौथा ऑप्शन दे देगा 16 और 20। हम ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देख रहे हैं, वो देखिए। तो हमने ये विकिरण पाए। अब कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए भाई, ये 8 और ये 6 होने पर ये 10 होता है। अब देखो जी, इसका क्षेत्रफल भी तो आना चाहिए, तो 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल, तो विकिरण कितना है, ये 12 है और ये कितना है 16 है, तो ये कितना हुआ 8, तो 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब परफेक्ट है कि 12 और 16 इसके विकिरणों की लंबाई होगी, 12 और 16 इसके विकिरणों की लंबाई, तो इसका आंसर क्या होगा 12 और 16 होगा। अब इसको डिटेल से बनाएंगे। क्या आप इसको समझ पाए जी? एक समचतुर्भुज का परिमाप कुछ देगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल 96, 4 ऑप्शन देगा 12 और 16, विकिरणों की लंबाई होगी 14 और 18, 16 और 14 और 16 और 20। तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि समकोण, यहाँ देखोगे आप तो ये 10 है, तो 10 कब आते हैं समकोण त्रिभुज में? कर्ण की लंबाई 10 कब आती है? जब अगर 8 और 6 हो तब आती है, 6 और 8 हो तब आती है। तो 8 और 6, तो यहाँ देखा कि भाई हाँ 8 और 6 होगी, तो 8 और 6 तो ये तो आधी हुई, क्योंकि समद्विभाजक विकिरण
हमेशा समकोण पर काटेंगे और जिस पॉइंट पे काटेंगे यहाँ इसका बिंदु होगा, इस पे 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो ये 8 8 टोटल कितनी होगी 16 और ये कितनी हो गई 12। तो 1/2 गुणा आधार 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो मिल गया, अगर कंडीशंस फुलफिल हो गई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब विकिरणों की लंबाई 12 और 16 सेंटीमीटर होगी। इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम एक बार डिटेल से बनाएंगे, लेकिन डिटेल से दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट पर बनाएंगे। आप इसको समझे डिटेल से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे। वैसे तो डिटेल्स को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझे, समझ पाए। हमें चाहिए विकिरणों की लंबाई। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसमें विकिरणों की लंबाई। हमें इसमें विकिरणों की लंबाई निकालनी होगी। तो विकिरणों की लंबाई मैंने मान ली d1 इंटू डायगोनल 1 और डायगोनल 2। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपके सामने। ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज जैसे ही मैंने बना दिया तो देखा तो ये कितना पाया मैंने, 10 पाया। और ये क्या है जी, टोटल d1 है, विकिरण 1 d1 विकिरण 1, तो ये क्या होगा d1/2 होगा। और इसकी बात करें तो ये क्या होगा d2/2 होगा। क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी। अब क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल बोल रहे तो d1 गुणा में d2 बराबर कितना होगा, 96 सेंटीमीटर होगा। होगा या नहीं होगा। तो d1 गुणा में d2 की बात करें तो कितना होगा, 192 सेंटीमीटर होगा। तो इधर चला गया, तो ये बात हम निकल कर लेकर आ गए। क्या आप इस बात को समझ पाए कि 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ तक क्या आप मेरी बात को समझ पाए जी। अब इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, वो देखिए कैसे। देखो जी, तो हमें यहाँ देखेंगे, ये मान लो a है, एक बार a माना है, तो इसको अगर निकाले तो हम पिछले बार भी काफ़ी निकाले कि d1 का स्क्वायर बटा 4 प्लस d2 का स्क्वायर बटा 4 बराबर a स्क्वायर। इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो जी, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बटा 4, तो यहाँ इसको रूट लगा देते हैं, 1/2 बाहर ले लेते हैं, 4 की जगह ये क्या हुआ a। क्या समझ पाए जी, समझ पाए। तो हम यहाँ इस एक का मान क्या है, 10 है, तो एक का मान मैंने 10 मान लिया। तो यहाँ से देखो कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 10, d2 का स्क्वायर इक्वल टू, तो 10 यहाँ कितना हुआ 20 हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये इधर रूट है तो ये क्या हुआ स्क्वायर हो गया। तो d1 गुणा, देखो यहाँ से मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ले लिया, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका और इसका स्क्वायर का सम इसके बराबर होता है, इसका और इसका स्क्वायर का सम इसके बराबर होता है। तो d/2 का होल स्क्वायर प्लस d1/2 का होल स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ क्या आया, 1/2 बाहर निकाल लिया, तो 10 इधर क्या हुआ, d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 10, तो इधर चला गया, तो ये क्या होगा 2 इधर आ गया, तो ये क्या होगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 400। क्या आप यहाँ तक समझ पाए। तो हम निकाल पाए हैं कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कितना हुआ, 400 हुआ। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कितना हुआ, 400 हुआ। क्या मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक क्या आप समझ पाए जी। तो अब थोड़ा सा और नेक्स्ट चलो, देखो जी। तो यहाँ हमने पता है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग देखो तो देखो d1 का स्क्वायर, सॉरी d1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो ये क्या है 400 है। देख लो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो d1 का स्क्वायर प्लस d2, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा 100 कितना हुआ 92। तो क्या आप समझ पाए। तो मैंने कर दिया कि d1 प्लस d2 का, तो इसके अकॉर्डिंग देखा तो a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 400, 2 इंटू ab, तो d1 इंटू
D2। क्या आप इस बात को समझ पाए? क्या आप इस बात को यहाँ तक समझ पाए जी? तो देखो जी, D1 इंटू D1 प्लस डी का होल स्क्वायर मैंने फॉर्मूला बनाकर इसको कर पाए। तो ये कितना हो पाया कि D1 इंटू D2 कितना हुआ? 192 हुआ। D1 इंटू D2 कितना हुआ? 192। तो देखो D1 इंटू, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38 प्लस 400, 38 प्लस 4, तो ये कितना हुआ? 784। ये कितना? तो D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर, D2 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? देखो जी, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर कितना मान आया? 784। D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर कितना आया? 784। D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर कितना हुआ? तो ये देखोगे तो D1 प्लस D2, तो इसको इधर ले जाओगे तो इसका रूट लगाओगे तो कितना होगा? 28 का स्क्वायर होता है 784। तो D1 प्लस D2 यहाँ से हम निकल पाए हैं, कितना हुआ? अब देखो, अब यहाँ से हम निकाल पाए कि D1 प्लस D2 का मान कितना आया हमारे पास। इसका मतलब दोनों विकिरणों का योग कितना होगा? 28 होगा। इस यहाँ से देखिए कि A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखो, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर कितना हुआ था? 400 निकाला था, माइनस 2 इंटू AB कितना है? 192 है, 192 कर दिया, तो 19 दूनी 38, 4, तो ये कितना हुआ? 400 में से इसको 84 तो कितना होगा? 16। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 16। तो A माइनस बी का मान कितना आया? 4। A माइनस बी का मान 4 हुआ, और A माइनस बी का मान 4 और A माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ क्या है? D1 माइनस D2, तो कितना हुआ? D1 माइनस D2 का मान कितना हुआ? 4। तो देखो जी, D1 प्लस D2 बराबर 28, तो D1 माइनस कितना हुआ? 4 हुआ, निकालो। 2D1 बराबर 32, तो D1 का मान कितना हुआ? 2D1 बराबर, तो D2 का मान कितना हुआ? 16। तो 28 में से 16 तो ये हुआ, तो इसका मान कितना होगा? 12 होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? मैं एक बार आपके सामने दोबारा से इसको रिवाइज करता हूँ कि समचतुर्भुज के परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है। तो पूछेगा दोनों विकिरणों की लंबाई बताइए। तो पहला तरीका तो वो है कि ऑप्शन दे रखे हैं, डायरेक्ट देखोगे, यहाँ 10 है तो यहाँ 6 और 8 होगा, इसका दुगुना कर लेंगे 16 और 12 हो जाएगा। तो उससे फिर कंडीशन फुलफिल कर लेंगे, करके देख लेंगे 1/2 गुना 12 गुना 16 बराबर 96। अगर इसको डिटेल से बनाए, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर हो तो उसको डिटेल से बनाए, तो क्या करेंगे? तब करेंगे हम इसका दोनों का स्क्वायर का सम यहाँ देखेंगे, तो यहाँ निकाल कर पाएंगे कि भाई इसका 10 आ रहा है तो ये कैसे आएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि D1 गुणा D2 का मान 192, ये तो निकल गया 1/2 गुणा D1, तो इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग निकल गया। फिर हम निकाल पाए कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये क्या से निकल पाए? यहाँ से निकाल पाए कि यहाँ 10 है तो इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। यहाँ से हम डायरेक्ट निकालेंगे A प्लस बी का और इसका A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो मतलब A प्लस बी का मान और A माइनस बी का मान बोल ले तो D1 प्लस D2 और D1 माइनस D2 का मान निकालना होगा। इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे D1, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। इसके अकॉर्डिंग इसका पूरा का पूरा देखोगे तो कितना आएगा? 784। 784 किसका स्क्वायर है? 28 का स्क्वायर। तो D1 प्लस D2 का मान कितना हुआ? 84 सेंटीमीटर। फिर बात करें कि इसका माइनस में इसका दोनों विकिरणों का अंतर निकाले, पहले दोनों विकिरणों का योग निकाल पाए, अब इसका अंतर निकालेंगे। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ क्या है? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर क्या है? 400। तो -2 इंटू D1 इंटू D2 192, 384, 400 में से 384 तो 16। तो D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर बराबर 16। तो D1 माइनस D2 का मान कितना हुआ? 4। इसका अंतर और इसकी अकॉर्डिंग देखा गया तो क्या निकला? D1 देखा तो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2D1
ये तो कट जाएगा, ये आएगा 32, तो 2d1 बराबर 32। तो d1 का मान मतलब एक विकिरण की लंबाई 16, तो दूसरे विकिरण की लंबाई कितनी हो गई 12। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाओगे कभी? नहीं, आप उसको वैसे ही बनाओगे। सिर्फ ये डिटेल आपके लिए समझने के लिए थी। दोस्तों हम एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, आप बनाइए। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाओगे? बिल्कुल नहीं। एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप कुछ बोलेगा। एक समचतुर्भुज का परिमाप मान लो 52 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ दोनों विकिरणों की लंबाई। बताओ जी फटाफट, दोनों विकिरणों की लंबाई बताइए। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है। तो देखो जी, इसको हम डायरेक्ट ही निकालेंगे। देखो, एक समचतुर्भुज की परिमाप की बात करें, एक समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, हाँ या ना? हाँ। तो 4 गुणा भुजा बराबर दे रखा है इसने 52 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा भुजा 52 सेंटीमीटर, तो एक का मान कितना हुआ? 13 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी हुई? 13 हुई। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13 हुई। फिर देखो जी, हम सीख चुके हैं कि 1/2 विकिरणों का गुणनफल, विकिरण D1 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का गुणनफल की बात करें तो इसने दिया है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब इसको निकालेंगे। देखो जी, हमें पता चल गया ये 13 है और विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे जिस बिंदु पे काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और समद्विभाजक भी होंगे। भुजा भी 2 बराबर भागों में बटेगी। अगर ये x है तो ये x/2 होगी, x/2 होगी। तो जैसा कि हम इस बात को समझ चुके हैं, अगर ये 13 है तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में काफ़ी बातें की कि अगर समकोण त्रिभुज में अगर यह 90 डिग्री, ये 13 है तो ये 5 होगा, ये 12 हो सकता है, ये 12 अगर हो सकता है तो ये 5 हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग इसको भी देखें तो 90 डिग्री 13 है तो ये कितना हो सकता है? मान लो 5, तो ये फिर कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। तो ये तो आधी है, तो ये टोटल कितनी हुई? टोटल कितना हुआ जी? 24 हुआ। टोटल 24 हुआ, ये 5, तो टोटल कितना हुआ? 10 हुआ। एक विकिरण की लंबाई कितनी हुई? एक विकिरण की लंबाई कितनी हुई जी? 10 हुई। और दूसरे विकिरण की लंबाई कितनी हुई? 24 सेंटीमीटर हुई। तो देखो जी, इधर देखिएगा ना, करते हैं ना मिलान। 1/2 गुणा 24 गुणा में 10 काटो ना 12, तो गुणा करो ना 120 बराबर 120। अगर कंडीशंस फुलफिल हो, दोस्तों, कंडीशंस अगर फुलफिल हो तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। तो एक समचतुर्भुज का परिमाप कुछ देगा और कहेगा, बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर, दोनों विकिरणों की लंबाई दे, तो हम तो डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे। अगर 13 है तो 5 और 12 होगा, और अगर ये 12 है तो टोटल 24 होगा, और अगर ये 5 है तो टोटल कितना होगा? 10 होगा। क्या आप इसको डिटेल से समझेंगे, बनाएंगे? आप इसको डिटेल से बना के देखना। थैंक यू, आज के लिए नेक्स्ट मिलते हैं।